हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड विशेष चल रहा था, उसकी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में हमने एक वीडियो कंप्लीट किए हैं जिसमें हम लास्ट में वहाँ के नदी तंत्र के बारे में बात किया था। ठीक है, आज हम उसके आगे देखेंगे उत्तराखंड के पंच प्रयाग। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा टॉपिक पर आएंगे। और आपको पता है कि उत्तराखंड पीसीएस फरवरी में होने वाला है और फरवरी तक होगा, उम्मीद है। इस प्रश्न से करीब 40 प्रश्न आते हैं, जिसका बहुत बड़ा योगदान होता है आपके कट ऑफ रेडी करने में। तो आप ध्यान से वीडियो को सुनिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करेंगे हम उत्तराखंड के पंच प्रयाग। ठीक है, उत्तराखंड में जो पंच प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, सब प्रयाग है ना, तो इन्हीं पंच प्रयाग की बात करते हैं। ये करीब सभी पेपर में आते हैं, सभी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना है कि विष्णु प्रयाग थोड़ा सा और ठीक है, अब सही है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा, ये दोनों नदियां मिलती हैं। नंद प्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी का संगम है भाई। कर्ण प्रयाग में पिंडर और अलकनंदा का संगम है। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी का संगम है। और देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा का संगम है। और यही अलकनंदा भागीरथी के मिलने के बाद गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, एक नदी उपतंत्र है नयार नदी उपतंत्र। नयार नदी जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, जिसे नाद गंगा भी कहा जाता है। भैया याद रखना नयार नदी को। उद्गम स्थल इसका दूधाटोली श्रेणी पौड़ी गढ़वाल। गंगा से मिलती है पौड़ी के फलचट्टी नामक स्थान पर। पौड़ी के फलचट्टी नामक स्थान पर यह नयार नदी जो है, या नाद गंगा जो है, गंगा नदी से मिलती है। नयार की प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसमें हम पूर्वी नयार के बारे में देखेंगे। पूर्वी नयार का उद्गम है दूधाटोली श्रेणी के दक्षिणी भाग से, जखमौली धार श्रेणी से। ठीक है, मूल स्थान पर पूर्वी नयार को स्नून्सीगाड कहते हैं। दुनाब जल विद्युत परियोजना जो बीरों खाल में है, ये पूर्वी नयार पर ही निर्मित है। याद रखना कौन सा, दुनाब जल विद्युत परियोजना, बीरों खाल भी बोलते हैं इसको। पश्चिमी नयार इसका उद्गम है दूधाटोली श्रेणी के उत्तरी पश्चिमी ढाल पे से पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार सतपुली में मिल जाती है। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार कहाँ मिलती है भाई, ये मिलती है सतपुली में जाके। आगे नयार नदी के नाम से इसी को जाना जाता है, जो कि पौड़ी के फूलचट्टी, ठीक है ना, नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। गंगा की प्रमुख और अन्य प्रमुख सहायक नदियां जो हैं, उसमें चंद्रभागा का नाम आता है, जिसका उद्गम चंदनवाड़ी संगम चंदनवाड़ी से होता है और इसका संगम ऋषिकेश में गंगा से हो रहा है। चंद्रभागा। सोंग नदी है, इसका उद्गम सुरकंडा मसूरी श्रेणी से हो रहा है। रायवाला में ये गंगा से मिलती है। गंगा की अन्य सहायक नदी जिनका उद्गम तो उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से होता है, लेकिन गंगा से संगम राज्य के बाहर होता है। ऐसी नदियां जिनका उद्गम उत्तराखंड में तो हो रहा है, लेकिन वो मिलती जब है गंगा से, तो उत्तराखंड से बाहर जाके मिलती, उन नदियों के बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले नाम आएगा पश्चिमी गंगा। पश्चिम गंगा जो है दूधाटोली श्रेणी के पूर्वी ढाल से इसका उद्गम हो रहा है, और ये कालागढ़ पौड़ी से पौड़ी में जाके गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में कन्नौज के निकट मिलती है। ठीक है, समझ आए, उत्तर प्रदेश में कन्नौज के निकट जाके ये गंगा से मिलती, पश्चिमी रामगंगा। कोसी नदी, इसका कौसानी से उद्गम हो रहा, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर से होते हुए बहती है। 168 किलोमीटर बहने के बाद सुल्तानपुर में रामगंगा से मिलती है कोसी नदी। ठीक है, फिर आगे है दाबका नदी। दाबका नदी क्या भाई, दाबका नदी का उद्गम हो रहा नैनीताल जिले के गर्म पानी नामक स्थान से, और ये बाजपुर उधम सिंह नगर से उत्तराखंड से बाहर निकलती है। बाकर एक नदी है, इसका उद्गम भी नैनीताल राज्य से ही हो रहा, लेकिन ये खानपुर
के पास, उधम सिंह नगर में खानपुर के पास ये उत्तराखंड से बाहर हो रही। ठीक है, गोला नदी भी है, उद्गम इसका नैनीताल के पहाड़ पानी से हो रहा। नैनीताल उधम सिंह नगर में बहते हुए 102 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करती है और किच्छा के पास ये राज्य से बाहर निकल जाती है। काली या शारदा नदी तंत्र, ये पिथौरागढ़ में लिपुलेख दर्रे के निकट काला पानी ब्यास आश्रम से निकलती है और भारत नेपाल बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती पिथौरागढ़ के पास या चंपावत में प्रवेश करती है और टनकपुर में पहुंच जाती है। यहां से इसे आगे शारदा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हुए काली नदी बनबसा बैराज में पहुंचती। बनबसा उत्तराखंड में ही है। यहाँ से काली नदी दो नहरों के रूप में निकलती है, एक शारदा नहर है भैया, एक काली महाकाली नहर है। बनबसा बैराज तक काली नदी की लंबाई जो है वो है टोटल 252 किलोमीटर और ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, याद रखना। काली नदी को उत्तराखंड की सबसे अपवित्र नदी भी माना जाता है, सबसे लंबी भी है, सबसे अपवित्र नदी भी है। अब काली की कुछ सहायक नदियां हैं। कुठियागटी, यह काली की प्रथम सहायक नदी है। इसका उद्गम जांस्कर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से संगम गूंजी नामक स्थान पर होता है और ये सहायक नदियां और हैं इसकी कुछ सहायक नदियां भी कौन सी है भाई? साग, चुमोना, थुमका और निरकुट। पूर्वी धौली गंगा एक है नदी, इसका ये दो शाखाओं के रूप में निकलती है, लिस्सर और दारमा। लिस्सर और दारमा किसकी दो शाखाएं हैं? तो हमें याद होना चाहिए पूर्वी धौली गंगा की शाखा है। इनका उद्गम गोवान खाना हिमनद से हो रहा, गोवान खाना हिमनद से हो रहा और तेजांग जो छोटा कैलाश है यहाँ पे ये संगम बनाती है। आगे नदी आगे पूर्वी धौली गंगा के नाम से जानी जाती है। पूर्वी धौली गंगा का काली नदी में जो संगम होता वो होता भैया तवा घाट खेला। ठीक है, तवा घाट खेला के पास इसका संगम होता है। इसकी जो लंबाई है वो है भैया 91 किलोमीटर, 91 किलोमीटर है। आगे चलते हैं, गौरी गंगा के बारे में देखते हैं। गौरी गंगा का उद्गम हो रहा है मिलाम ग्लेशियर, संगम होता है जौल जीवी नामक स्थान पर और काली नदी में गौरी गंगा दो नदियों से मिलकर बनती है, गौरी और रालम इसका नाम है, सुन कल्पा भी इसको बोलते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 104 किलोमीटर और सहायक नदियां हैं रमलगाड, मदकानी और गोनखागाड। सरयू नदी, सरयू नदी जो है काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सर्वाधिक जल आती है अपने साथ और उद्गम इसका होता है बागेश्वर के सरमूल झुंडी नामक स्थान से। 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह पंचेश्वर के पास काली नदी से मिल जाती है। तो हमें याद रखना है कि कहाँ से निकल रही है और कहाँ पे मिलती है, कौन सी नदी से मिलती है। अब सरयू की सहायक नदियां हैं। सरयू सहायक नदी देखिए भाई, गोमती है, पनार है, पूर्वी रामगंगा, लधिया नदी, काली नदी, शारदा नहर। तो गोमती नदी जो है इसका उद्गम डेबरा श्रेणी से हो रहा, बागेश्वर के पास में, संगम बागेश्वर में ही मिल रही है। पनार नदी है, उद्गम अल्मोड़ा के दक्षिणी भाग से हो रहा है, संगम कांकरी घाट में सरयू में नदी मिल रही है। पूर्वी रामगंगा है, इसका उद्गम पेंटिंग और नामिक हिमनद से होता है। रामेश्वर जो तीर्थ है ना, यहाँ पे ये सरयू नदी से मिल रही है। लधिया नदी उत्तराखंड में काली नदी की अंतिम सहायक नदी है, याद रखना। उद्गम इसका अल्मोड़ा नैनीताल के मिलन बिंदु पे होता है और कहाँ पे? गाजर नामक स्थान पर होता है। इसका संगम हो रहा है चंपावत में चुका। ठीक है, काली नदी। फिर काली नदी ये आगे बढ़ती हुई बनबसा बैराज पे पहुंचती है और इस बैराज से काली नदी दो शाखाओं में निकलती है। ठीक है, शारदा नहर एक है, ये उधम सिंह नगर से होकर उत्तर प्रदेश पहुंचती है, याद रखना। महाकाली नहर, यह नहर नेपाल की ओर निकलती है। दो नहर है ना इसमें सरयू से। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए कुछ, अब ये नदियां हैं और नदियों की सहायक नदियां, उनका उद्गम और हम देखेंगे उनका संगम स्थल। जैसे यमुना नदी है तो इसकी कुछ सहायक नदियां जैसे ऋषि गंगा है, हनुमान गंगा, कृष्ण घाट, कमल घाट है। तो ऋषि गंगा बंदरपूंछ से निकल रही है भैया, जानकी चट्टी के पास जाके मिल रही है यमुना से। या हनुमान गंगा बंदरपूंछ से निकलती है, हनुमान चट्टी में जाके मिलती है। कृष्णा घाट
एक कमल घाट है, ये आसरोडी से निकल रही है, नौगांव में जाके मिलती है। ठीक है, यमुना की ही सहायक है आसन घाट। ठीक है, दोहरा मार्ग, जो दोहरा मार्ग से निकलती है रामपुर मंडी के पास जाके ये यमुना से मिल रही। गिरी घाट भी है, ये हिमाचल प्रदेश निकल रही, दून में आके मिलती है। ठीक है, आगे चले। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है, ऋषि हनुमान कृष्ण के कमल आसन पर गिरा। ठीक है, ठीक है ना, याद रखो। प्रमुख नदी है भागीरथी। रुद्र गंगा इसकी सहायक नदी, जाह्नवी नदी, सिया गंगा है, असीम गंगा है, भिलंगना है। तो रुद्र गंगा का जो उद्गम हो रहा रुद्र ग्लेशियर से होता है, गंगोत्री धाम के ऊपर ये मिल जाती है। जाह्नवी नदी है थांगला दर्रे से भैरव घाटी में मिलती है। सिया गंगा है झाला नामक स्थान पर मिल रही है। असीम गंगा डोंडिया ताल खतलिंग से निकलती है, गंगोरी गणेश के पास मिल रही। भिलंगना ग्लेशियर खतलिंग ग्लेशियर निकल रही, प्रयाग में जाके मिलती है। ओके, अगली नदी है अलकनंदा। अब इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। अलकनंदा की सहायक नदी है ऋषि गंगा, मंदाकिनी, सरस्वती, नंदाकिनी, बालखिल्य, लक्ष्मण गंगा, बिरही गंगा, पाताल गंगा, पश्चिमी धौली गंगा। ऋषि गंगा नीलकंठ पर्वत से निकलकर बद्रीनाथ में जाके मिल रही है, किससे? अलकनंदा से। मंदाकिनी चोराबाड़ी ताल से निकलती है और रुद्रप्रयाग में मिल रही है। सरस्वती नदी देवताल झील से निकलती है, केशव प्रयाग में मिलती है। नंदाकिनी नंदा घूंघटी से निकल रही है, नंद प्रयाग में जाके मिलती है। बालखिल्य तुंगनाथ से निकल रही है, अलकापुरी में मिलती है। लक्ष्मण गंगा हेमकुंड से निकल रही है, गोविंद घाट में मिलती है। बिरही गंगा है, ये जोशीमठ में मिल रही है। पाताल गंगा जोशीमठ में मिलती है। ठीक है, इस तरीके से नदियां हैं। और एक धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा है, जो कि धौलीगिरी श्रेणी से निकल के विष्णु प्रयाग में जाके ये अलकनंदा से मिलती है। एक नदी है गंगा। गंगा की सहायक नदी कौन सी भाई? उत्तराखंड में नयार है, पश्चिमी रामगंगा, चंद्रभागा, बाकरा, सोंग। तो नयार नदी दूधर टोली श्रेणी से निकलती, फूलचट्टी के पास जाके संगम बना रही। पश्चिमी रामगंगा जो है दूधर टोली से निकलती, कन्नौज के पास उत्तर प्रदेश में जाके मिल रही है गंगा से। चंद्रभागा नदी है चंदनवाड़ी से निकलती, ऋषिकेश में मिल रही है। बाकरा नदी नैनीताल से निकलती है। सोंग नदी सुरकंडा श्रेणी से निकल कर रायवाला के पास जाके ये गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। फिर काली नदी भी है। काली नदी की कुछ सहायक नदियां कुठिया घाटी, पूर्वी धौली गंगा, गोरी गंगा है। जांस्कर श्रेणी से निकलकर गुंजी में मिल रही है। गोवन खना से निकलती है और ये खेला तवा घाट के पास मिल रही है काली नदी से। गोरी गंगा मिलम ग्लेशियर से निकलती, जोलजीबी में जाके मिलती है। ठीक है, फिर सरयू नदी भी है। सरयू की सहायक नदियां गोमती है, रामगंगा, पनार नदी। तो गोमती देवरा श्रेणी से निकल के बागेश्वर में जाके मिलती है ना। रामगंगा है पेंटिंग नामिक ग्लेशियर से निकल के रामेश्वर तीर्थ में जाके मिल रही है सरयू से। पनार नदी जो कि कांकरी घाट में मिल रही है इससे सरयू नदी में जाके। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला चैप्टर है उत्तराखंड की जलवायु। उत्तराखंड की जलवायु, तो जलवायु क्या होता है भाई? एक मौसम है, एक जलवायु है। तो जलवायु क्या है? किसी भी स्थान की जलवायु वहां की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक विस्तार, देशांतरी और अक्षांशीय दोनों होता है उसमें, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, इन कारकों पर निर्भर करती है। समुद्र तल से उत्तराखंड की ऊंचाई, घनत्व, पर्वत श्रेणियों की दिशाएं, हिमालयी क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड राज्य की जलवायु में विविधता देखने को मिलती है। उत्तराखंड का मौसम कैसा है? तो भैया याद रखना, उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, उत्तराखंड की जलवायु का अध्ययन 3 भागों में किया जाता है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को रूडी या खरसाऊ क्या है उत्तराखंड में? तो ग्रीष्म ऋतु को बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव मार्च से जून तक रहता है। सबसे अधिक गर्म महीना जून का होता है, ये सबके यहाँ है। मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा तापमान यहाँ पे कम रहता है और हिमालय की चोटियां सदैव हिमाच्छादित रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में महान हिमालय क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है, याद रखना। शिवालिक क्षेत्र का तापमान -29.4 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देहरादून का तापमान देखेंगे तो ये भैया 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं हम।
वर्षा ऋतु में देखें तो उत्तराखंड में वर्षा ऋतु को बसग्याल चौमासा बोलते हैं। ठीक है, बसग्याल या चौमासा बोलते हैं। वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर तक है। उत्तराखंड वर्षा ऋतु में 2 मानसून आते हैं उत्तराखंड में, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, एक बंगाल खाड़ी मानसून आता है। राज्य में अधिकांश वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी से होने वाले मानसून से होती है। याद रखना, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? यहाँ 150 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है। राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत देख लेंगे तो बृहत हिमालयी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र में 40 से 80 सेंटीमीटर, मध्य हिमालयी क्षेत्र में 80 से 120 सेंटीमीटर, दून, द्वार और मध्य हिमालयी भाग में 120 से 200 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। बाकी शिवालिक है, भाबर तराई क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर वर्षा उत्तराखंड से में पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर को बढ़ने पर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। भैया पूर्व से पश्चिम बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी और दक्षिण से उत्तर बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी। सबसे ज्यादा वर्षा जो उत्तराखंड में होती है नरेंद्र नगर में। याद रखना, नरेंद्र नगर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। शीत ऋतु की बात करें, शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में स्युंद या शिकला बोलते हैं। स्युंद या शिकला क्या है भाई? उत्तराखंड में शीत ऋतु का मौसम होता है स्थानीय भाषा में। शीत ऋतु अक्टूबर से लेकर मध्य मार्च तक रहती है। राज्य का सबसे ठंडा महीना जो होता है वो जनवरी है। सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा जो होती है वही टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और देहरादून में होता है। शीतकालीन वर्षा की बात करेंगे, यहाँ पे प्रमुख ग्लेशियर हैं कुछ, उनके बारे में देखें तो यहाँ पे बहुत सारी नदियां बहती हैं। इन नदियों का निर्माण जो होता है वो हिमनदों के द्वारा होता है, ये सब पता है। तो हिमनद वही है ग्लेशियर, उसी के कारण नदियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हिम से ढका हुआ भाग है हिमनद, इसी को हम ग्लेशियर भी बोलते हैं। ग्लेशियर जो होता है वो क्या करता है? पिघल जाता है, पिघलने के बाद क्या करता है? नदियों का रूप लेता है। और उत्तराखंड में बहुत से हिमनद हैं। ठीक है, तो इसमें हम उन्हीं ग्लेशियर्स को, उन्हीं हिमनदों को याद करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से हिमनद स्थित हैं। प्रमुख ग्लेशियर और हिमनद देखेंगे तो हिमनद हिमानी, बमक, महा हिमालय के हिमाच्छादित भागों में मिलते हैं। याद रखना भाई, जिनके खिसकने पिघलने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उत्तराखंड में भी इस प्रकार के कई हिमनद पाए जाते हैं। अब देखिए, गंगोत्री हिमनद है एक। गंगोत्री हिमनद कहाँ भाई? उत्तरकाशी जिले में है भाई। गंगोत्री हिमनद कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री है। गंगोत्री हिमनद की जो लंबाई वो 30 किलोमीटर है और चौड़ाई है 2 किलोमीटर। हिमनद से गोमुख नामक स्थान से भागीरथी का उद्गम होता है, गोमुख नामक स्थान से। अगला है पिंडर ग्लेशियर, ये बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली में तक फैला हुआ है। पिंडर ग्लेशियर जो है राज्य का दूसरा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री, दूसरा हुआ पिंडर। इसकी लंबाई है 30 किलोमीटर और चौड़ाई है, ऊंचाई है 400 मीटर। पिंडर ग्लेशियर से अलकनंदा की सहायक नदी जो पिंडर नदी है वो निकल रही है। मिलम ग्लेशियर है, यह ग्लेशियर पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में है। लंबाई इसकी 16 किलोमीटर है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और मिलम ग्लेशियर से ही काली नदी की जो सहायक नदी है गौरी गंगा का उद्गम होता है। भागीरथी ग्लेशियर जो हिमनद चमोली में है, ये इसकी ऊंचाई है, इसकी लंबाई है 18 किलोमीटर। ठीक है, ऊंचाई नहीं है, ये गलत है। सतोपंथ हिमनद है, यह भी चमोली में ही स्थित है, 13 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सतोपंथ हिमनद से अलकनंदा नदी का उद्गम हो रहा है। सतोपंथ से अलकनंदा निकल रही। खतलिंग ग्लेशियर है, यह टिहरी रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। यहाँ से भिलंगना नदी निकलती है। चोराबाड़ी ग्लेशियर है, रुद्रप्रयाग में स्थित है, ये 14 किलोमीटर लंबा है। चोराबाड़ी हिमनद से अलकनंदा की जो सहायक नदी है मंदाकिनी, इसका उद्गम हो रहा है और चौराबाड़ी हिमनद के निकट ही चौराबाड़ी ताल जो कि गांधी सरोवर नाम है इसका, ये स्थित है चौराबाड़ी हिमनद के पास में। फिर बंदरपोच ग्लेशियर है, उत्तरकाशी जनपद में है ये और 12 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ठीक है, चलिए उत्तरकाशी के कुछ प्रमुख हिमनद है देखिए, जैसे बंदरपूंछ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, चांगथांग, चतुरंगी। याद रखना
बंदरपुछ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चांगथांग, चतुरंगी। चमोली में ग्लेशियर जो हैं उनका नाम है सतोपंत, भागीरथी, बद्रीनाथ, दुनागिरी, हिपराबमक। ये ग्लेशियर हैं चमोली में। अब पिथौरागढ़ में कौन कौन से हिमनद है भाई? पिथौरागढ़ में काली हिमनद है, मिलाम ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर है, हीरामणि ग्लेशियर, पेंटिंग ग्लेशियर, पिनोरा ग्लेशियर और रालम ग्लेशियर। ये सारे ग्लेशियर कहाँ हैं? आपके पिथौरागढ़ में। ठीक है, आगे जो ग्लेशियर हैं बागेश्वर वाले, उनके नाम है क्या क्या? मैकातोली, सुंदर ढूंगी, सुखराम, कफनी, पिंडारी। ये ग्लेशियर बागेश्वर में है। रुद्रप्रयाग में जो ग्लेशियर हैं उनके नाम है केदारनाथ, चौराबाड़ी ग्लेशियर। रुद्रप्रयाग में ग्लेशियर का नाम है खतलिंग ग्लेशियर, जो कि टिहरी रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, ये हो गए आपके हिमनद। अब यहाँ की प्रमुख झीलें और ताल के बारे में देख लेते हैं। वीडियो कम से कम आधा घंटा तो रहेगी, आधे घंटे की बनेगी। ठीक है, याद रखना आधे घंटे की वीडियो जरूर रहेगी। ठीक है, कोई भी वीडियो हो। प्रमुख झीलें अगर ताल के बारे में देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ताल पाए जाते हैं। खुरपा ताल है ना, नैनीताल भी है उसी में, है ना, बहुत सारे ताल हैं इसमें। तो ये बड़े विचित्र और रहस्यमयी झील भी यहीं पाई जाती है ना एक, उसका नाम क्या है आप बताइएगा। नैनीताल जनपद को झीलों की नगरी, सरोवर नगरी कहा जाता है। याद रखना, नैनीताल को झीलों की नगरी, सरोवर नगरी कहते हैं। उत्तराखंड में विशेषता हिमानी ताल मिलते हैं भैया, उत्तराखंड की झीलें। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें और ताल देखेंगे तो झीलें और ताल भूतल के विस्तृत गड्ढे जिसमें जल भरा होता है वो स्थिर रहता है और चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा होता है, इसी को हम झील या ताल बोलते हैं। अब झीलों के जो प्रकार हैं, कैसे प्रकार हैं? एक ज्वालामुखी झील है, हिमानी झील, वायुनिर्मित झील, लैगून, अनूप झील। भारत में जो झीलों के प्रकार हैं वो ये हैं। तो ज्वालामुखी झील क्या है? ज्वालामुखी के शांत होने के पश्चात जब उनके मुख में वर्षा का पानी रुक जाता है तो उनसे जिस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है उसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखी झीलें। हिमानी झील हिमनदों या हिमानियों से निकलने वाली जो नदी है ना, अपने मार्ग में गड्ढे बना देती है और फिर यही गड्ढे हिमनदों के पिघलने से निकलने वाले जल से भर जाते हैं और झील का रूप ले लेते हैं और इन्हीं झीलों को हिमानी झील कहा जाता है, जैसे उत्तराखंड की झीलें हैं। वायुनिर्मित झीलें कुछ ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में खास करके मिलेंगी आपको। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के टीले पर हवा द्वारा गड्ढे बन जाते हैं और फिर यही गड्ढे वर्षा के जल से भर जाते हैं। ऐसी झीलें राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाती हैं। राजस्थान की सांभर झील, पंचभद्रा जो झीलें हैं ये सब वायुनिर्मित झीलों के उदाहरण हैं। एक झील और है लैगून, या उनको अनूप झील भी बोलते हैं। ये क्या है? ये कैसी झीलें होती भाई? ये समुद्री तटों के किनारों पर होती हैं, उथली जल संरचना होती है। ये रोधिका द्वारा समुद्र से अलग हो जाती है। ठीक है, और फिर समुद्र का पानी उनके अंदर में जो रुका हुआ होता है वो एक झील का रूप ले लेता है और वही होती हैं लैगून या अनूप झीलें हो जाती हैं। इनका अगर हम देखेंगे ये लवड़ी होती हैं। ठीक है, इनके उदाहरण अगर देखें उड़ीसा की चिल्का झील है और आंध्र प्रदेश की कोलूरी झील। ये झीलें जो हैं लैगून या अनूप झीलें हैं। अब कुमाऊं क्षेत्र में जो पाई जाने वाली झीलें हैं उनके नाम है कुछ। यहाँ पर हिमानी प्रकार की झीलें पाई जाती है। याद रखना पहली बात, विशेषकर कुमाऊं में नैनीताल जिला प्रसिद्ध है और ये नैनीताल को झीलों की नगरी, सरोवर नगरी कहते हैं। नैनीताल की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? नैनीताल जिसकी लंबाई 1430 मीटर, चौड़ाई है 465 मीटर, गहराई 16 से 26 मीटर है। ये नैनीताल को स्कंद पुराण में, याद रखना, स्कंद पुराण में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, याद रखना है। चीना पीक, नैन पीक जो है, देवताल है, आलमसरिया, कांटा झील, हाडीवादी, शेर का डांडा, आयर पात, स्नोव्यू। इन पहाड़ियों में सबसे ऊंची चीना पीक ही है। ये सब पहाड़ियों के नाम हैं, याद रखना कहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, नैनीताल के मध्य में एक टापू है जो चट्टान है, जिसका उत्तरी भाग को मल्ली तला बोलते हैं। टापू का जो उत्तरी भाग है ना, मल्ली तला है ये, और दक्षिणी भाग है तल्ली तला। मल्ली तला और तल्ली तला कहाँ पाया जाता है भैया? याद रखना, हमें नैनीताल में मिलता है।
नैनीताल की खोज 1841 में हुई थी। सीपी बैरन महोदय के द्वारा की गई थी नैनीताल की खोज 1841 में। यहाँ पे झीलें जो है भीमताल, इसकी लंबाई 1674 मीटर, चौड़ाई 447 मीटर, गहराई इसकी 26 मीटर है। भीमताल जो है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है और इसके निकट है भीमेश्वर महादेव मंदिर। नौकुचिया ताल है, 950 मीटर लंबाई, चौड़ाई 680 मीटर और गहराई है 40 मीटर। कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो याद रखना नौकुचिया ताल। इस झील में 9 कोने, इसलिए इसे नौकुचिया ताल बोलते हैं। 9 कोना है इसमें। 7 ताल की लंबाई 3000 मीटर है, चौड़ाई 2200 मीटर है, गहराई 19 मीटर है। 7 तालों का समूह है जिसमें कई सारे अब सूख चुके हैं। तो 7 ताल कौन कौन से? नल दमयंती ताल है, गरुड़ ताल है, पूर्ण ताल है, सूखा ताल, लक्ष्मण ताल, राम ताल, सीता ताल। तो ये जो सारे ताल दिख रहे हैं ना, ये 7 ताल के भाग हैं। ठीक है, चलिए। नल दमयंती ताल, इसके 5 कोने हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा नल और उनकी पत्नी ने यहाँ पर वास किया था। नल दमयंती नाम ही है ना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस ताल में मछलियां नहीं पकड़ते हैं। मछलियां यहाँ पे इस ताल में नहीं पकड़ी जाती। ठीक है, फिर गरुड़ ताल है भाई। स्थानीय लोगों की मान्यता अगर उनकी हम माने तो इस झील के पास पांडवों ने वनवास के दौरान वास किया था। द्रौपदी ने यहीं पे अपनी रसोई बनाई थी। द्रौपदी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो सिलबट्टा है वो आज भी यहाँ पे मौजूद है। गरुड़ ताल के पास की बात कर रहे हैं। फिर राम लक्ष्मण सीता ताल भी है। ये तीनों ताल एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता ने वास किया था, पांडव ने भी यहाँ पर वास किया था। माना जाता है कि भीम ने हिडिंब राक्षस का यहीं पर वध किया था। हिडिंबा थी ना, हिडिंबा से उन्होंने शादी की थी। आप महाभारत देखे होंगे तो उसमें हिडिंबा है ना। इन्हीं से एक पुत्र होता है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारा जाता है ना। सूखा और पूर्ण ताल, इस ताल की का अस्तित्व लगभग अब समाप्त हो चुका है। खुरपा ताल एक है भैया, नैनीताल में है। ये 12 किलोमीटर नैनीताल से 12 किलोमीटर दूर नैनीताल काला ढोंगी मार्ग पर है। इस झील का आकार जो जानवर के खुर के आकार से है, इसलिए इसको खुरपा ताल कहा जाता है। ठीक है, उधम सिंह नगर में कुछ ताल हैं, जैसे द्रोण ताल है। यह ताल उधम सिंह नगर में है। इस ताल के पास गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। इस ताल के किनारे गुरु द्रोण की प्रतिमा भी स्थित है। चंपावत में ताल कौन से हैं? श्याम ताल है चंपावत में। यह चंपावत जिला में है। इसके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम है। श्याम ताल का झूला मेला बड़ा प्रसिद्ध है। श्याम ताल का जो झूला मेला है ना, वो बहुत प्रसिद्ध है। तो आपको हो सकता है प्रश्न आ जाए कि झूला मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो श्याम ताल याद रखना। झिलमिल ताल है। ये चंपावत जिले के टनकपुर से 5 किलोमीटर दूरी पर है। अल्मोड़ा में ताल है तड़ाग ताल। अल्मोड़ा के चौखुटिया से 10 किलोमीटर दूर है। इस ताल के निचले भाग में क्या है? पानी की निकासी है। तो 5 सुरंगें बनी है, जिनमें 3 सुरंगें बंद हो चुकी हैं। इस समय 5 सुरंगें बनी हुई हैं। किसमें? तड़ाग ताल में बात कर रहे हैं। अब देखिए, कुमाऊं नैनीताल, इन सब के अब देख लेते हैं हम कुछ। कुमाऊं की प्रमुख झीलें हैं और नैनीताल में। तो नैनीताल देखिए, भीमताल है, नैनीताल, हर्षी ताल, नौकुचिया ताल, 7 ताल, सूखा ताल, खुरपा ताल, मलवा ताल, साड़िया ताल, ये सब नैनीताल में ताल है। ठीक है, और चंपावत में श्यामताल है और झिलमिल ताल है। अब गढ़वाल क्षेत्र में जो पाई जाती हैं झीलें, उनके नाम क्या है भाई? टिहरी में ताल जो हैं, एक तो भैया सहस्त्र ताल। यह टिहरी गढ़वाल के घुतू में स्थित है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। याद रखना, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? सहस्त्र ताल। कई छोटे छोटे तालों का समूह है। यह ताल खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। यम ताल यहीं पे है, ये भी टिहरी में ही है। टिहरी का ही हम पढ़ रहे हैं। यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अप्सरा ताल भी है, इसे अछारी ताल भी बोलते हैं। बूढ़ा केदार के पास है ये। इसमें हिमालय की अप्सराएं स्नान करती हैं। आज भी ऐसी मान्यता है अप्सरा ताल में, इसलिए नाम भी अप्सरा ताल रखा गया।
ठीक है, लेकिन देखने की कोशिश नहीं करना किसी को, ठीक है। चलिए, वासुकी ताल है, ये भी टिहरी जिले में है भाई। इसका पानी जो है लाल रंग का है, वासुकी का। लाल होने के पीछे वासुकी नाग की कहानी प्रचलित है यहाँ पे, और यहाँ नीले रंग के कमल के लिए यह प्रसिद्ध है। कौन सा? वासुकी ताल। महासर ताल है, ये कटोर नुमा ताल है भाई, 2 कटोर नुमा ताल है। इस ताल को भाई बहन ताल किसको बोला जाता? महासर ताल को बोला जाता। मंसूर ताल है, यह टिहरी गढ़वाल के खतलिंग ग्लेशियर के सामने है। इसके पास दूध गंगा हिमनद है, जिससे दूध गंगा जहाँ से निकल रही है, ठीक है। उत्तरकाशी में भी ताल है, नचिकेता ताल। ताल उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर दूर है, चौरंगी खाल से 3 किलोमीटर दूर। इस स्थान पर नचिकेता और यमराज का संवाद हुआ था। यम नचिकेता संवाद आपने पढ़ा होगा इतिहास में, है ना, किसमें मिलता है, जिससे इस ताल का नाम नचिकेता ताल पड़ गया। डोंडी ताल है, उत्तरकाशी में से 30 किलोमीटर दूर है। इसमें 6 कोने हैं। कोने नहीं याद रखने, कहाँ पर है यह जरूर याद रखना, ठीक है। इस ताल से असीम गंगा जो भागीरथी की सहायक नदी ना, वो निकलती है। केदार ताल है, ये उत्तरकाशी में है, गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूर है। थालैया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। फाचकंडी ताल, ये उत्तरकाशी में ही है, उबलता रहता है, इसका जल जो है हमेशा उबलता रहता है, फाचकंडी ताल का, ठीक है। रुद्रप्रयाग में जो ताल है, नाम क्या है? देवरिया ताल है भैया, भेंक ताल है। तो ये देवरिया ताल देखेंगे, ये तुंगनाथ के निकट है, और ये आकार में अंडाकार है। कौन सा? मेघताल। मेघताल कैसा है? अंडाकार है। चमोली में ताल है, चमोली में रूपकुंड है। रूपकुंड चमोली जनपद में है, थराली विकास खंड में स्थित है। कांकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी बोलते हैं रूपकुंड, यही है ना रहस्यमयी झील, कंकाली रहस्यमयी झील बोलते हैं। आज भी राजा यशोधवल और रानी वल्या, उनके सैनिकों के कंकाल प्राप्त होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस ताल किसके कंकाल मिल रहे हैं? रानी बल्या हैं, राजा यशोधवल हैं, राजा यशोधवल और उनके सैनिक। इसके निकट त्रिशूली और नंदा घुंघटी पहाड़ी स्थित है। होकुंड झील है, यह भी यहीं पे है, रूपकुंड से 17 किलोमीटर दूर है। नंदा का डोला इसी ताल के निकट चबूतरे पर रखा जाता है। इसी स्थान से नंदा राजजात यात्रा में 4 सिंह वाला खाडू अकेला आगे जाता है, ठीक है। हेमकुंड लोकताल जिसको बोलते हैं, चमोली में है भाई। सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह ने हेमकुंड के पास में ही तपस्या की थी। यही कि इसी के निकट एक गुरुद्वारा है, हेमकुंड साहिब, याद रखना। हेमकुंड साहिब कहाँ है? तो हेमकुंड ताल के पास है, झील के पास। इसी के निकट लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी है। इसी ताल से लक्ष्मण गंगा जो अलकनंदा की सहायक निकलती है। यह ताल जो है 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। सतोपंथ है, बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर दूर है। इसी ताल से अलकनंदा नदी निकल रही है सतोपंथ से। इस 3 कोण है, इसमें माना जाता है इन तीनों कोणों पर ब्रह्मा विष्णु ने तपस्या की थी। और इस ताल के निकट सूर्य कुंड और चंद्र कुंड नामक 2 कुंड स्थित है। बेनीताल ये भी है, यहाँ कर्णप्रयाग में स्थित है। इस ताल के निकट नंदा कोटि मंदिर स्थित है। टिहरी में जो ताल है उनके नाम क्या क्या है? नंदा कोटि में यमताल है भैया, नहीं, टिहरी में जो ताल है उसमें वो कौन कौन से हैं? यमताल है, मसूर ताल है, सहस्त्र ताल है, महासर ताल है, अप्सरा ताल है, भिलंगना ताल है, वासुकी ताल है। उत्तरकाशी के ताल देख लेंगे तो काना ताल, देवताल, नचिकेता ताल, डोंडी ताल, खिड़ा ताल, लाम ताल, भराड़ सरताल है, रोहिसाडा ताल है, बया ताल है, केदार ताल है। तो ये सारे ताल उत्तरकाशी में है। फिर रुद्रप्रयाग में देवरिया, वासुकी, बधानी, चौराबाड़ी ताल हैं। फिर चमोली में होमकुंड, सतोपंथ, बिरही, विष्णुताल, लोकपाल, सिद्धताल, ये सारे ताल चमोली में स्थित हैं। और भी है चमोली में लिंगताल, मणिताल, झलताल, अक्षरी ताल, सूखा ताल, गोहना ताल, मातृका ताल, काक भुसुंडी ताल, ठीक है, बेनीताल, नरसिंह ताल, गुडियार ताल, ये चमोली में स्थित है, ठीक है, हो गया। चलिए, अब ये है उत्तराखंड वन इतिहास, वन अधिनियम, वन नीति, वन आंदोलन, वन्य जीव, ये सारी चीजें अब इसमें हैं। इसको हम देखेंगे अगली वाली वीडियो में, ठीक है। 3 से 4 वीडियो में हम पूरा ये कवर कर देंगे आपका, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।